हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गांधी युग का कुछ पार्ट इसमें रह गया था। तो दांडी मार्च से पहले तक हमने फर्स्ट वाला वीडियो में देख लिया है। अब यहाँ से हम देखेंगे दांडी मार्च। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है इससे पहले का वीडियो तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इस पे आए। ठीक है, चलते हम अगला टॉपिक है इसमें दांडी मार्च। दांडी मार्च में यहाँ पे ये है कि गांधी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 से 80 अनुसूचित जाति के सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए। उनके साथ सरोजनी नायडू भी थी। तो 240 मील की यात्रा 24 दिन में पूरा किया। ये जो है ये कोई एग्जाम में भी आ सकता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च जो था वो कितने दिनों में पूरा किया था। तो ये हो जाएगा 24 दिन में। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने दांडी में आसवन विधि द्वारा नमक बनाया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च में कौन सा विधि द्वारा नमक बनाया था। तो वो हो जाएगा आसवन विधि द्वारा। ओके, आगे है कि इसी के साथ महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन या फिर आप मार्च कह सकते हैं आंदोलन के साथ प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा दांडी मार्च के द्वारा प्रारंभ हुआ। ओके, आगे देखते हैं। आगे है सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया था। तो ये भी पूछ सकता है कि खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किसने किया था। तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन भी किया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि सीमांत गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। आगे है कि छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। मुंबई में इस आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने 2500 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बांदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि बंदरी सेना और मंजूरी सेना जो है इसका गठन कौन से आंदोलन के दौरान हुआ था। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट शराब उत्पादन में कमी आई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग नहीं लेने गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस के इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे। इसी दबाव में आकर इरविन ने एक समझौता करने का विचार किया। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी की कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिससे सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों को रिहाई थी। इस समझौते के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था।
आगे है कि गांधी इरविन समझौता। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इसी समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। नोट में है कि सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी SS राजपुताना नामक पानी वाला जहाज से लंदन पहुंचे, जहां विंस्टन चर्चिल उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में कैद कर देते। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कौन से जेल में कैद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, तो याद रहे कि यरवदा जेल में उनको कैद किया गया था। आगे देखते हैं। आगे है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में है कि भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब हुआ था? तो ये 7 सितंबर 1931, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। ओके, आगे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में है कि इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले आए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में है कि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र यानी कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अंबेडकर तीनों गोल में भाग लिए थे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर और दूसरे हैं तेज बहादुर सप्रू। आगे है पूना समझौता। तो पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई और दलितों की आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, तो महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों को आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। यहाँ पे टैक्स नहीं होगा, ये कर दी गई। दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र भी मिला। आगे है हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। तो हरिजन नाम किसने दिया था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। आगे है मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने किया था। आगे है, इस समय वायसराय कौन थे? तो मिंटो द्वितीय थे। आगे है कि 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगा। एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल
तथा मुस्लिम लीग एक हो गए तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। आगे है कि 1929-30 के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात कही। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे कि 1937, जो कि आपने पीछे भी पढ़ा है ना, 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वायसराय के परिषद यहाँ पे है सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा था और मुस्लिम लीग की शक्तियाँ कमज़ोर होते दिख रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेस के अनुमति के ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड के तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के पद से त्याग दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। आगे है कि 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्ष जिन्ना ने किया। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। 1945 में लॉर्ड बेवेल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के मांग के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो पाया। आगे है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद ही मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा किया, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल की नोआखली में हुआ और मुस्लिम लीग का नारा था कि बांटो और आज़ाद करो। इन दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने CR फॉर्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने विशेष सलाह पर भारत भेजा गया तथा यथासंभव वे भारत को संयुक्त रखने, किंतु सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंटबेटन ने भी CR फॉर्मूला का ही समर्थन किया और बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन कर दिया। मैक्सवेल रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। अब हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके गुरु CR दास थे। इन्होंने 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया, किंतु 1921 ईस्वी में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने।
1939 ईस्वी में एमपी के त्रिपुरी में महात्मा गांधी पट्टाभिसिता रमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु इस अधिवेशन में मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, जिस कारण गांधी जी एवं बोस में मतभेद हो गया। कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभिसिता रमैया के सुभाष चंद्र बोस के मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और अलग पार्टी की स्थापना की, जिस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ठीक है, उसकी स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया। कांग्रेस ने खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद ने भरा। कांग्रेस के खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद ने भरा। 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के कारण बोस को जेल हो गया। 1941 ईस्वी में जेल से रिहा भी हो गए और ये जर्मनी में हिटलर से मिले। हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि दिया। हिटलर जिन भारतीय सैनिक को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान ने दिया। साथ ही अंडमान और निकोबार सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया और अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जुबली हॉल में यह कहा गया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज द्वीप रखा। सिंगापुर में इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया गया। आज़ाद हिंद फौज, इसका गठन सबसे पहले विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था और कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपस्थित। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज जो है ये सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो वो हो जाएगा मोहन सिंह के दिमाग में। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में। आगे है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बने। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया तथा उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। मणिपुर को इम्फाल में सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया था। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान, पहले उनका नाम कामूसा था, के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान की सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 को किया गया। इनकी मृत्यु के बाद ही आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर तथा KN काटजू जैसे वकील ने किया। तो यहाँ पे हमने गांधी युग भी ख़त्म कर लिया है। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू।